नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग होता है और महत्व क्या है इसका, और इसके अलावा भी हम लोगों ने कई सारी जो महत्वपूर्ण रेखाएँ हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो बाहर से नहीं दिखती है। तो जो भूगोलवेत्ता हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बाहरी तत्वों को लेकर के इसका अध्ययन किया और उसी के आधार पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कुछ व्याख्याएं की, जिसमें हम देखते हैं। अब इसमें क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः भूगर्भ शास्त्र का विषय है, परंतु स्थलीय आकृतियों का विश्लेषण करने के लिए भूगोल में भी इनका अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से जो कहना चाह रहे हैं कि जो पृथ्वी के अंदर का जो अध्ययन है वो भूगर्भ शास्त्र का विषय है। अब जैसे आपको पता होगा, जो ज्वालामुखी, भूकंप, ये जो तरीके हैं, सुनामी वगैरह आती हैं, कुछ ये आंतरिक शक्तियों के कारण आते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनके कारण उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए अंदर है क्या पृथ्वी के, वो भूगोल में भी पढ़ना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके संबंध में जानकारी जो मुख्य रूप से वो अप्रत्यक्ष कारकों से मिलती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की आंतरिक भाग के दृश्य नहीं है, और जो अप्रत्यक्ष कारक हैं उनमें घनत्व, दबाव, तापमान और ज्वालामुखी क्रिया है। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घनत्व को लेकर के। अब घनत्व है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर हम सिंपल सी इस चीज़ समझें तो किसी भी वस्तु में उसके कण जो हैं, पार्टिकल हैं, कितनी दूर हैं, ये उसको घनत्व को दर्शाता है। ठीक है, अगर आप बालू ले लीजिए, पानी ले लीजिए, तो दोनों में घनत्व किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी टाइप से आप मान लीजिए हाथ में रुई लिए हो, और रुई को आप जितना दबाओगे उसका घनापन उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी कि पहले जब रुई फूली हुई थी तो उसमें कुछ अंदर हवा भी भरी हुई थी, और रुई के जो कण थे वो अलग अलग थे, और जैसे ही आपने उसको मुट्ठी में दबाना स्टार्ट किया, उससे हवा बाहर निकलने लगी और उसके जो कण हैं वो पास पास आने लगे। यानी कि उसका जो घनत्व है, घनापन है, वो क्या होने लगा, वो बढ़ने लगा। ठीक है, तो यही घनत्व होता है। अब इसके लिए थ्योरी क्या इन्होंने निकाली कि पृथ्वी का जो औसतन घनत्व है वो 5.5 है, जिसमें जो भूपर्पटी है, अभी आपको बताएंगे जो भूपर्पटी है वो क्या है, जिसमें भूपर्पटी का जो घनत्व है वो लगभग 3 है। और देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, वो कहीं बिल्कुल कम है। तो इन सभी को जोड़ करके जितने फैक्टर हैं उतने से ही भाग दे दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। अब जैसे इन्होंने बताया कि पर्पटी पे 3 है लेकिन एवरेजन 5 है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा होगा ना, तभी तो 5 आया ये। तो इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग का घनत्व है बहुत ज़्यादा होगा। अब आपको पता है कि जितना तरल पदार्थ होता है उसका घनापन उतना ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सर्वाधिक घनत्व जो है वो पृथ्वी के कोर में है। क्यों, आपको पता होगा जो कोर है पृथ्वी का वो कहीं ना कहीं तरल अवस्था में है। अब क्यों तरल अवस्था में है, ये कहाँ से निकल के आया, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है दाब। दाब का मतलब क्या है कि किसी चीज़ पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, कितना वो दाब झेल पा रहा है। ठीक है, यही दबाव है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दाब बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। अब बिल्कुल सही, जैसे मैंने आपको रुई वाला एग्जांपल दिया था कि हाथ में आप रुई लीजिए और मुट्ठी बंद करते चले जाइए। ठीक है, यानी कि जितना हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, जितना हम दाब बना रहे हैं रुई पे, उसका घनत्व उतना ही बढ़ता जा रहा है। यानी कि उससे हवा निकल करके उसके जो कण हैं वो पास पास आ गए। तो यही आपका जो घनत्व है, यानी कि दाब पड़ने से घनत्व में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब आपको पता है जैसे ये पृथ्वी है और ये बीच में कोर है। अब इधर से भी दाब पड़ रहा है, इधर से भी दाब पड़ रहा है, वो इधर से भी पड़ रहा है, हर तरफ से दाब पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी का केंद्र है उसमें बहुत अधिक दाब होगा, क्योंकि कई हज़ार किलोमीटर का दाब वो झेल रहा है। ठीक है, तो इसी से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, यानी कि पृथ्वी का जो कोर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका होगा, घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा भाई दाब को लेकर के कि दाब बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। कोर के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के बाहर व दबाव का संदर्भ लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि कई हज़ार किलोमीटर का दबाव झेल करके केंद्र पे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यही संदर्भ निकल के आता है कि जो केंद्र है, कोर है पृथ्वी का, वो सबसे घनत्व वाली जगह है। नेक्स्ट आता है तापमान। अब तापमान के लिए इन्होंने क्या थ्योरी निकाली, सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 सेल्सियस की वृद्धि होती है। वृद्धि हो रही है यहाँ पे, यानी कि ये पृथ्वी है, अगर अब शुरुआत की अगर हम 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे
तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, परंतु बढ़ती गहराई के साथ में तापमान में वृद्धि की दर में गिरावट आती है। यानी जैसे ही हम 32 मीटर के नीचे जाएंगे, यानी कि ऊपर से जैसे ही हम नीचे गए, यानी कि जितनी गहराई में चलते जाएंगे हम पृथ्वी के अंदर, उसका जो तापमान है उसमें गिरावट आती जाएगी। यानी वृद्धि में गिरावट आएगी, तापमान में गिरावट नहीं आएगी, ताप तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन उसकी जो जिस तरीके से वृद्धि हो रही थी उसमें गिरावट आएगी। अब किस तरीके से देखते हैं, प्रत्येक 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अब अगले 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अंत में प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अब इस किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जा रही है, तापमान की वृद्धि में गिरावट भी जो है आपको देखने को मिली है। अब किस तरीके से देखने को मिल रही है, देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे केवल आपका 1 बचा। तो इस तरीके से तापमान में वेरिएशन मिलता है। अब ज्वालामुखी से क्या संदर्भ निकल के आया वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तत्व तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं कोई परत अर्ध तरल या तरल अवस्था में। अब जैसे आपको पता है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मैग्मा या लावा निकलता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हो, जो नीचे से ये निकल रहा है इस तरीके से ग्रीवा से होते हुए, ऊपर विस्फोट होता है, यहाँ से तरल पदार्थ निकलता है, कई सारे भारी पदार्थ हैं जिसमें आपका लोहा हो गया, निकल होगा, इस तरीके से निकलता है। तो इससे भूगर्भ शास्त्रियों ने सोचा कि भाई ये आ कहाँ से रहा है, अगर ये निकल रहा है तरल पदार्थ तो कहीं ना कहीं तो होगा पृथ्वी के अंदर, तभी तो निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं कहीं से प्रकट हो गया, भाई भगवान ने शक्ति भेज दी। तो नीचे इसका मतलब है कहीं ना कहीं तरल अवस्था में कोई ना कोई तो परत होगी जहाँ से मैग्मा या लावा आ रहा है, ठीक है। ज्वालामुखी होने का मुख्य जो कारण है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ठीक है, या प्लेटों का टकराव भी हो सकता है। देखिए ज्वालामुखी को लेकर के हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, उसमें सिद्धांत क्या है, इससे संबंधित कई सारी थ्योरियाँ हैं उनको भी पढ़ेंगे। यहाँ पे बिल्कुल हम अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, तो इसमें नहीं घुसना है, इसमें घुसेंगे तो बड़ा फिर टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए परतों का रासायनिक संगठन, यानी कि विभिन्न जो परतें हैं और साथ में उनका संगठन क्या है, यानी कि किन किन रासायनिक तत्वों से बनी है परतें, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब ये जो डिवाइड है यानी कि परतों का विभाजन किसने किया, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो IUGG ने किया। IUGG का मतलब क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोध के आधार पर विभिन्न कारकों का अध्ययन करने पर, कारक कौन से बताए, तापमान हो गया, घनत्व हो गया, दबाव हो गया, ज्वालामुखी क्रिया हो गई, इन सबको लेकर के जब अध्ययन किया गया तो इसके आंतरिक भागों को 3 भागों में बांट दिया गया। वो 3 भाग कौन कौन से, भूपर्पटी, मेटल और कोर। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, आपका जो सबसे बाहरी है ये वाला हिस्सा कौन है, ये भूपर्पटी है। ये वाला हिस्सा जो लाल दिख रहा है, ये वाला हिस्सा कौन है, ये मेटल है। और ये दोनों कोर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से इसकी बात करें अगर, ये बाहरी कोर है और ये जो बिल्कुल अंडा जैसा दिख रहा है ये आंतरिक कोर है। अब तीनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है भूपर्पटी। अब भूपर्पटी के बारे में क्या है, IUGG का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। अब IUGG ने इसकी मोटाई जो है 30 किलोमीटर मानी है, लेकिन कई सारी किताबों में 100 किलोमीटर भी मिल जाता है। इसका जो निर्माण है सिलिका और एल्यूमिनियम, अब इसीलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। जिसने आपने पढ़ा होगा सियाल, सीमा और निफे, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आगे हम सभी देखेंगे इनके बारे में। तो जो भूपर्पटी है, कई बार पूछा गया कि किस मेटल से बना हुआ है, तो आपको बताना है सियाल से बना है। सियाल का मतलब क्या है, Si से क्या हो गया, सिलिका हो गया, और Al से क्या हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट यानी आपका आता है अगली परत है मेटल के बारे में देखें। जो मेटल है भूपर्पटी के निचले स्तर में, यानी कि जैसे ये भूपर्पटी हो गई, ये वाला मेटल हो गया, पाई जाती है। ये पूरी पृथ्वी का लगभग 68% द्रव्यमान धारित करता है, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो सीमा से हुआ है। सीमा का मतलब क्या हुआ, सिलिका यानी Si से सिलिका, और Ma से क्या हुआ, मैग्नीज हुआ, ठीक है। तो सीमा से क्या बन गया, मेटल बन गया। अब कोर की बात करें अगर, तो कोर पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग जो मुख्यतः तरल अवस्था में उपस्थित है, और इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है, निफे से हुआ है। और निफे का मतलब Na से निकिल और Fe से
लोहा, जो ही आपका ज्वालामुखी क्रिया के दौरान दोनों तत्व मिल करके बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने फ़ोटो लगा दी है, इन सभी में आप जो है परत दर परत देख सकते हो। जो सबसे ऊपर की लेयर है ये वाली है आपकी भूपर्पटी। ये जो आपका है ये वाला पार्ट, जो येलो वाला जो राउंड है, ये आपका मेटल है। और ये जो दोनों पार्ट हैं ये पार्ट हैं कोर के। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये वाला है आउटर कोर यानी कि बाह्य कोर, और ये वाला जो है ये इनर कोर यानी कि आंतरिक कोर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरी संरचना समझ में आई होगी और किस तरीके से इसका अध्ययन किया गया और इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इसमें कौन कौन से कारक हैं, आपको समझ में आया होगा। जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो ज्वालामुखी को लेकर के होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और साथ में शेयर भी करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।